हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट का कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया है। चौथे यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और चौथा यूनिट आपका जो है कुछ प्रसिद्ध शैक्षिक विचारकों से रिलेटेड है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है 3 महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिकों के बारे में पढ़ा है। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोग को महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन कराया। उसके बाद इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंधित जो भी शैक्षिक विचार थे उसको पढ़ा, उनके शिक्षा दर्शन को पढ़ा। अब हम लोगों को आज की क्लास में जो है इस यूनिट के 2 अन्य महत्वपूर्ण जो शैक्षिक दार्शनिक हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जीन जैक्स रूसो का और दूसरा जो नाम है जॉन डीवी का, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5वें यूनिट का अध्ययन करेंगे। और देखिए, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद आपके 4 यूनिट और बचे रहेंगे, तो 4 यूनिट को भी समय से पूरा कराने का प्रयास रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास देखिए क्या है कि शैक्षिक विचारकों वाले जो यूनिट का है तीसरी क्लास है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? रूसो के बारे में और जॉन डीवी के बारे में। तो चलिए आइए देखा जाए कि रूसो और डीवी के द्वारा शिक्षा दर्शन के लिए कौन कौन सी बातें बताई गई हैं और इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और इसमें हम लोग को आज जो पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में चौथे यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है? रूसो के बारे में। रूसो के बारे में क्या पढ़ना है हम लोग को? रूसो का शिक्षा दर्शन, रूसो की जीवनी नहीं, रूसो के बारे में अन्य बातें नहीं, बल्कि रूसो की जो शिक्षा दर्शन की बातें थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखना है कि जीन जैक रूसो जो थे वो देखिए क्या थे कि 1712 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1778 ईस्वी तक जीवित थे। ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे और शिक्षा के चिंतक थे, यानी एजुकेशनल थिंकर थे। इन्होंने देखिए शिक्षा का क्रांतिकारी दर्शन प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको शिक्षा का क्रांतिकारी दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करके प्राकृतिक शिक्षा, नेचुरल एजुकेशन का सिद्धांत दिया था। इनको क्रांतिकारी दार्शनिक क्यों माना जाता है कि इन्होंने जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, उसका विरोध किया और उन्होंने एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, जिसको कहा जाता है कि प्राकृतिक शिक्षा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में नेगेटिव एजुकेशन भी कहा जाता है, उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इसी के प्रमुख प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में देखिए हम लोगों ने पिछले यूनिट में एक बार अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृतिवाद के बारे में। तो प्रकृतिवाद वाले नामक जो टॉपिक में मैंने आप लोग को इनकी पुस्तक के बारे में बताया था। ये इनकी देखिए दर्शन की एक प्रमुख पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? एमिल और एन ऑन एजुकेशन, या एमिल या शिक्षा पर। यह देखिए क्या है कि शिक्षा दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ है और जो प्रकृतिवादी दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक, तो देखिए रूसो के शिक्षा संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रूसो का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत था वो प्राकृतिक शिक्षा से रिलेटेड, यानी जिसको कहा जाता है नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो रूसो का देखिए मानना था कि शिक्षा बच्चे को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुसार मिलनी चाहिए। रूसो कहा करते थे कि किसी भी बच्चे को जो शिक्षा देनी है, उसकी जो खुद की टेंडेंसी है, खुद की प्रवृत्ति है या उसकी खुद की ज़रूरत है, उसके अनुसार न दी जानी चाहिए, बल्कि किस तरीके से दी जानी चाहिए, जैसा वो चाहता है, यानी उसकी खुद की टेंडेंसी और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, न कि किसी स्कूल विद्यालय की ज़रूरतों के अनुसार। उन्होंने देखिए क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज की कृत्रिम बंधनों से मुक्त करके उसकी जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। यानी कहा गया उन्होंने कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हर चीज़ पढ़ाया जाए, रटाया जाए और उसको किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान ना हो, बल्कि उसको इस तरह से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि वो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर और अपनी जो जन्मजात क्षमताएं हैं, अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है, उसको डेवलप करे, उसको विकसित करे। दूसरा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि बच्चा जो है शिक्षा का केंद्र होता है, यानी
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात इन्होंने कही, यानी कहा कि जो शिक्षा आजकल बच्चों को दी जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो बच्चा होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, न कि शिक्षा या टीचर। यानी ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, यानी केंद्र में कौन होना चाहिए, शिक्षा। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए क्या है कि बच्चा हो गया, तो शिक्षक और जो पाठ्यक्रम सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का केंद्र बच्चा है, न कि शिक्षक या विषय, यानी सब्जेक्ट, क्यूरिकुलम या टीचर मेन नहीं होने चाहिए, कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए इसी में इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकता और अनुभव को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। यानी किसी बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है तो उसकी रुचि को भी देखना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को भी देखना चाहिए और उसके अनुभव को ध्यान में रखकर बताया जाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए इनका जो सबसे प्रसिद्ध शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में योगदान है वो नकारात्मक शिक्षा के नाम से है, जिसको नेगेटिव एजुकेशन कहा जाता है। रूसो ने देखिए कहा था कि शिक्षा का जो प्रारंभिक उद्देश्य है बच्चों को कुप्रभावों से बचाना है। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जो कुप्रभाव हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उनको इस तरीके से शिक्षा दीजिए जो बच्चा उससे प्रभावित ना हो। बचपन में बच्चे को उपदेश या नियम न दिए जाएं, बल्कि उसे अनुभव से सीखने दिया जाए। यानी देखिए इन्होंने क्या कहा कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारा उपदेश देते हैं, उनको बहुत नए नए तरीके, तौर तरीके, नियम बताते हैं। तो इनका कहना है कि ये सब चीज़ें उन्हें मत बताइए, उन्हें क्या करिए कि अनुभव से सीखने का मौका दीजिए, उन्हें खुद से चीज़ों को करने दीजिए, खुद से देखने दीजिए, खुद से फील करने दीजिए, तब जाके वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। आप नियम, सिद्धांत, कानून उनको ज़्यादा बताएंगे तो वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ठीक, इसके बाद फिर देखिए उन्होंने शिक्षा में स्वतंत्रता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बालक को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी सिखाने के लिए उनको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ना होगा और वो स्वतंत्रतापूर्वक जो चीज़ सीखेंगे वो उनके लिए बेहतर होगी। देखिए इन्होंने कहा कि शिक्षा में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। बच्चा स्वतंत्र वातावरण में अपने अनुभवों द्वारा सीखता है। यानी शिक्षक को जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी पढ़ाना है, वो बच्चे को पढ़ा दे, सिखा दे, फिर उसको स्वतंत्र छोड़ दे, वो अपने तरीके से सोचे, अपने तरीके से कार्य करे। इसलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, प्रैक्टिकल वर्क दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने दिमाग का, अपने विवेक का प्रयोग करके उसको तैयार करना होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो आंतरिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसमें प्रयोग कर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि दूसरे की कॉपी लेकर, दूसरे से कहीं गूगल से कहीं से सर्च करके उसको करते हैं, तो वो देखिए क्या होता है कि उनका अपना जो खुद का एबिलिटी है उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो चीज़ों को खुद से करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए। आपने जितना पढ़ा है, आपको जो चीज़ बताई गई है उसके आधार पर उसको करने का प्रयास करिए। अगर बीच में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, ना कि उनसे सारी चीज़ करवा सकते हैं। ठीक, देखिए अगला इन्होंने क्या बताया कि अनुभव आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कैसी होनी चाहिए शिक्षा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। देखिए सूर्य रूसो ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस को शिक्षा का सबसे बड़ा साधन माना जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाए, जो कुछ भी बताया जाए, वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा हो। यानी जो चीज़ बताई जाए उसको उसका अनुभव कराया जाए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चा जो है पौधों, पशुओं, प्रकृति और जीवन से सीधे सीखता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में जब उसको पढ़ाना है तो इन सब के संपर्क में उसको लाना चाहिए, तब जाके वो सीधे तरीके से सीखेगा। इसलिए देखते हैं कि आप बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो शहरों में पढ़ने वाले, तो उनको केवल किताबों में ही बताया जाता है कि ये जानवर है, ये पक्षी है, ये पौधे हैं। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जब शहर से गांव में आते हैं तो जानवरों को पहचान नहीं पाते हैं। वो किसी जानवर को कुछ बोलते हैं, किसी जानवर को कुछ बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी पेड़ को कुछ बताते हैं। तो इस तरह से पढ़ाने से क्या होता है, बच्चा एक तरह से रटंत पद्धति वाली ज्ञान को प्राप्त करता है, अनुभवों से नहीं प्राप्त करता है। फिर देखिए अगला क्या है, चरित्र का निर्माण यानी मोरल एजुकेशन। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने क्या कहा कि एक अच्छा नागरिक और नैतिक व्यक्ति का भी निर्माण करना चाहिए। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पढ़ा लिखा कर भौतिकवादी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए और नैतिक व्यक्ति के रूप में भी होना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने कहा शिक्षा जो है व्यक्ति को अपने जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, उसके योग्य बनाती है। तो इस तरीके की शिक्षा उसको मिलनी चाहिए।
अब देखिए, रूसो की जो पुस्तक है एमिल, इसको एमिली भी कहा जाता है, एमिल भी कहा जाता है, उसकी देखिए क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एमिल की क्या विशेषताएं हैं, एमिल नामक जो रचना रूसो ने की थी तो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए, यह पुस्तक जो है शिक्षा दर्शन का शास्त्रीय ग्रंथ मानी जाती है। इसमें रूसो ने शिक्षा के 4 चरण बताए। ये 4 स्टेप्स जो है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। या शिक्षा के क्षेत्र में रूसो की पुस्तक एमिली का क्या महत्व है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको इसको तो इस तरीके से लिखना है। तो देखिए, इस पुस्तक में रूसो ने शिक्षा के 4 चरण बताए हैं, जिसमें उन्होंने देखिए सबसे पहला चरण क्या बताया, शैशवावस्था। शैशवावस्था का मतलब कि ऐसी शिक्षा जो बच्चे के जन्म से लेकर उसको 5 वर्ष तक दी जाती है या प्राप्त होती है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के इंद्रियों का विकास, शारीरिक प्रशिक्षण इत्यादि होना चाहिए, यानी इन सारी चीज़ों को ही कराया जाना चाहिए, उससे अलग कुछ नहीं कराया जाना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, यानी 5 से 12 वर्ष की उम्र में, तो उसको क्या करना चाहिए कि अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा सिखाना चाहिए और प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में लाकर उसको अनुभव से सिखाना चाहिए, ज्ञान दिलाना चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने किशोरावस्था में क्या कहा कि 12 से 15 वर्ष की उम्र तक बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको विभिन्न प्रकार के स्किल्स, कौशल सिखाने चाहिए और उसके अंतर्गत रीजनेबिलिटी यानी तर्कशीलता का विकास करना, यानी तार्किक रूप से चीज़ों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। उसके जो काम हो, जो पढ़ाई हो, उसका जो वर्क हो, वो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसको नई नई स्किल्स सिखानी चाहिए, जिससे क्या हो कि वो अपने जीवन में बड़ा होकर बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सके। उसके बाद फिर उन्होंने देखिए यौवनावस्था यानी 15 वर्ष से ऊपर किस प्रकार की शिक्षा की बात कही कि नैतिकता, धार्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की जो बातें हैं उसको कब सिखाने के लिए कहा इन्होंने, 15 वर्ष ऊपर, यानी इसके पहले ये सारी चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन आजकल आप लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को या बहुत से लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही नैतिक बातें, धार्मिक बातें, सामाजिक उत्तरदायित्व की बड़ी बड़ी बातें बताने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं पाता है और कभी कभी बहुत से बच्चे इन सारी चीज़ों में उलझकर रह जाते हैं, जो उनका असली मकसद है वो नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रूसो का शिक्षा पर प्रभाव। रूसो का शिक्षा पर क्या प्रभाव देखा जाता है, तो देखिए रूसो का शिक्षा पर पहला प्रभाव क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा का आधार है, यानी इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का आधार प्रस्तुत किया। पहला इन्होंने क्या कहा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाद में पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी जैसे शिक्षाविदों ने रूसो के विचारों को आगे बढ़ाया, यानी इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आधार रखा और बाद में इसी चीज़ को बाद के दार्शनिकों ने और भी आगे बढ़ाया। और उन बाद के दार्शनिकों में देखिए कौन कौन से, पेस्टोलॉजी हैं, फ्रॉबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं और जो है अन्य विचारक हैं। इसके बाद फिर देखिए इनका दूसरा प्रभाव क्या रहा कि इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की बात की। अभी हम लोगों ने देखा इसे, इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए ये बाल केंद्रित होनी चाहिए और आज की जो शिक्षा व्यवस्था में चाइल्ड सेंटर, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है, तो उसकी अवधारणा के जनक भी यही है। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा की बात की। तो आजकल देखिए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा के रूप में दी जाती है, तो यह देखिए आज भी प्रासंगिक है। आज भी देखिए आप जितना भी अच्छा कोर्स करेंगे, चाहे टेक्निकल कोर्स करें, चाहे साइंटिफिक कोर्स करें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है। तो इसका कारण यही है कि आप अपने अनुभवों से उस चीज़ को सीखें। तो ये देखिए आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद फिर देखिए रूसो के विचारों ने लोकतांत्रिक शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा को प्रेरित किया। तो इस तरीके से रूसो का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब देखिए इन सारी चीज़ों के होते हुए भी रूसो की आलोचना भी की जाती है। आलोचना में देखिए क्या क्या होता है कि कहा जाता है कि रूसो ने शिक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने व्यवहारिक पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नकारात्मक शिक्षा को अस्पष्ट और अव्यवहारिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि ये जो है पूरी तरह से अस्पष्ट है और अव्यवहारिक है, यानी पूरी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा देखिए इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रति इनका जो विचार था वो बहुत सीमित और पारंपरिक था, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पुस्तक एमिली में महिलाओं के बारे में
बहुत जो है पूर्वाग्रही विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, इनका कार्य तो घर के कार्यों को करना है, इनको घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। इनको अगर आप ज़्यादा पढ़ा देंगे, ज़्यादा शिक्षा दे देंगे तो ये क्या होगा कि पुरुषों के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाने लगेंगी। तो इस तरह की सारी बातें इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कही थी। तो इसलिए इनको महिला शिक्षा के प्रति जो है इनको क्या किया जाता है, आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ठीक, तो देखिए कुल मिलाकर फिर भी देखिए इनका क्या कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि इनकी जो बातें हैं, जो उनकी आलोचनाएं हैं, उसके आधार पर भी देखिए क्या है कि रूसो को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। इतने सारे आलोचनाओं के बावजूद भी रूसो क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन माने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा को प्रकृति, स्वतंत्रता और अनुभव से जोड़कर बच्चे के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, बच्चे को इस तरीके से जोड़ना चाहिए कि उसका प्रकृति भी, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक वातावरण है, उससे जुड़ी हुई रहे, उसको स्वतंत्रता दी जाए और उसको अनुभवों से सीखने का मौका दिया जाए। आज भी देखिए उनकी जो बाल केंद्रित और प्राकृतिक शिक्षा संबंधी धारणाएं हैं, शिक्षा दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे स्कूल हैं बच्चों के लिए, जिनको आप लोग पीजी के नाम से जाते हैं, प्ले ग्रुप के नाम से जानते हैं, नर्सरी, एलकेजी, तो इन सब स्कूलों में बच्चों को छोटे क्लास में देखिए उनको ज़्यादातर चीज़ें कैसे सिखाई जाती हैं, अनुभव के माध्यम से, प्रकृति के जुड़ाव के साथ। उनको देखिए विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, बड़े बड़े चित्रों के माध्यम से, तो इस तरीके से सिखाया जाता है। तो ये सारी जो अवधारणा किसने दी थी, रूसो के द्वारा ही दी गई। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे किसके बारे में थी, रूसो। अब देखिए जो रूसो की ये पुस्तक थी एमिली, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एमिली और ऑन एजुकेशन, तो देखिए क्या है कि रूसो की प्रसिद्ध कृति है। ये कब लिखी गई थी, 1762 ईस्वी में। यह शिक्षा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी ग्रंथ भी माना जाता है। इसका देखिए कुछ सारांश जो है नीचे दे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से लिखी गई, इसमें क्या बातें बताई गई। तो रूसो की पुस्तक के उद्देश्य में सबसे पहले क्या है कि इस ग्रंथ में रूसो ने बच्चों की शिक्षा को प्राकृतिक वातावरण में उनकी रुचि और विकास की गति के अनुसार देने की बात कही है। यह पुस्तक एक काल्पनिक बालक एमिली की शिक्षा यात्रा पर आधारित है, जिसे रूसो जन्म से लेकर वयस्कता तक शिक्षा दिलवा। यानी इन्होंने अपने इस पुस्तक में एक काल्पनिक पात्र को माना है और उसका नाम क्या रखा है, एमिली, और उसको उन्होंने उसके जीवन में जो चरण अभी मैंने आप लोग को बताए कि शैशवावस्था, बालवावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, 4 चरणों में बांटकर उसकी शिक्षा को कैसे कैसे दिलाना चाहिए, कैसे कैसे दिलाना चाहिए, उसी के आधार पर इसको बताया है। तो देखिए चरण को अभी हम लोगों ने देख ही लिया पीछे कि शिक्षा के इन्होंने 4 चरण बताए थे, जिसमें देखिए पहला क्या था कि शैशवावस्था, इसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या था, बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष, उसके बाद फिर देखिए इनकी तीसरी अवस्था क्या है, 12 से 15 वर्ष, और फिर उसके बाद देखिए जो चौथा स्टेज है युवावस्था या यौनावस्था। तो इन सब चीज़ में देखिए उसको क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले क्या कहा कि शैशवावस्था में बालक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, शारीरिक विकास और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। इसको देखिए प्रकृति से जोड़कर अनुभव कराया जाना चाहिए। उसे उपदेश या किताबों की बजाय क्या करना चाहिए, खेल और इंद्रिय अनुभव से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने बाल्यावस्था में क्या कहा, बाल्यावस्था में कहा कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है काफ़ी जिज्ञासु होता है। देखिए इस उम्र के बच्चों को आप देखेंगे कि वो हर समय कुछ ना कुछ प्रश्न अपने गार्जियन से, अपने घर में अपने सीनियर से पूछते रहते हैं या अपने टीचर से पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। क्लास में भी देखिए टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे हमेशा उत्साहित रहते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे ही कुछ नया टर्म आता है तो बच्चे उसको क्या करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। तो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए टीचर को उस तरीके का नॉलेज होना चाहिए और उसको सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से बताना चाहिए। देखिए तो शिक्षा का उद्देश्य इस उम्र में उन्होंने क्या बताया कि उनकी इंद्रियों, अवलोकन शक्ति और प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास करना है। यानी उसकी जिज्ञासा को क्या करना है, विकसित करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। बच्चे को प्रकृति के साथ स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए। ठीक, देखिए तीसरा जो स्टेज था इसमें इन्होंने क्या बताया, शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास और तर्कशीलता। यानी कहा इस उम्र में बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसके अंदर तर्कशीलता का विकास करना चाहिए और उसका बौद्धिक विकास करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है व्यवहारिक अनुभवों से बहुत सीखता है, तो उसको क्या करना चाहिए, विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करवाने चाहिए, उसको हस्तकला से संबंधित कार्य करवाने चाहिए,
कृषि आदि कार्य भी करवाने चाहिए। कृषि आदि कार्य करवाने से बच्चा खेती बाड़ी, जमीन, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, फसलों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेगा। किताबों पर निर्भरता कम करनी चाहिए और उसके प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए उन्होंने युवावस्था में क्या कहा कि इस अवस्था में बच्चे को नैतिकता, आचार विचार, धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उसे देखिए किस तरीके से शिक्षा दी जाए कि वह एक अच्छा नागरिक बने, जिम्मेदार पति पत्नी बने या समाजोपयोगी व्यक्ति बने। तो इन सारी चीज़ों पर जोर देना चाहिए। कब? उसको युवा अवस्था की शिक्षा यानी 15 वर्ष से ऊपर। अब 15 वर्ष के ऊपर की शिक्षा कौन सी होती है? हाई स्कूल के बाद। आज की वर्तमान शिक्षा में देखिए क्या है कि हाई स्कूल के बाद जो बच्चे इस शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनको इस तरीके की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, केवल किताबी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके की देखिए बातें जो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में कही। उसके बाद फिर देखिए उन्होंने जो नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दी थी वो क्या है, तो देखिए उसको भी हम लोगों ने देखा भी कि रूसो ने प्रारंभिक शिक्षा को नकारात्मक शिक्षा कहा। उन्होंने क्या कहा कि इसका अर्थ है बच्चे पर अनावश्यक उपदेश, नियम या कृत्रिम शिक्षण न थोपा जाए। शिक्षा का कार्य बच्चों को कुप्रभावों से बचाना है और स्वतंत्र वातावरण में अनुभव कराना है। इस चीज़ को देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था तो वो दूसरे रूप में देखा था, इसको आप अलग से देख रहे हैं। आप देखिए उन्होंने अपने इस पुस्तक में शिक्षक की भूमिका क्या बताई। उन्होंने कहा कि शिक्षक को बच्चे का केवल मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि कठोर अनुशासक। यानी केवल मार्गदर्शन देना चाहिए टीचर को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं थोपना चाहिए। उसे बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि बच्चा स्वयं अनुभव से सीख सके। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्या है कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात कही अपने इन्होंने इस पुस्तक में। इन्होंने क्या कहा, नैतिकता का आधार अनुभव और सहानुभूति है। धर्म के मामले में रूसो ने कहा कि बच्चे को किसी विशेष संप्रदाय से नहीं बल्कि प्राकृतिक धर्म से परिचित कराएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म वगैरह या पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उतना ज़्यादा नहीं उलझाना चाहिए, बल्कि उनको प्राकृतिक धर्म से जोड़ के रखना चाहिए, प्रकृति से जोड़ के रखना चाहिए। तब जाके बच्चे का अच्छी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो पाए। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखते हैं, उनका पूरा फोकस किस पर रहता है? शिक्षा पर। तो इसलिए वो फिर बेहतर तरीके से विकास भी करते हैं। देखिए इसके बाद फिर देखिए इन्होंने इस पुस्तक में महिलाओं की शिक्षा पर भी बात की है। महिलाओं की शिक्षा के लिए इनकी इस पुस्तक में देखिए एक महिला पात्र सोफी का नाम इन्होंने लिया है। और वह जो है उन्होंने क्या बताया इसके कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर इसके प्रति विचार प्रस्तुत किया है। और उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? वो गृहस्थ जीवन से संबंधित शिक्षा, उनको गृहस्थ जीवन तक ही सीमित रखना चाहिए, जिसकी वजह से देखिए इनकी क्या हुई थी? आलोचना भी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो नकारात्मक विचार रखे थे तो इसके लिए उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा था। ठीक है। तो इनकी पुस्तक एमिली का देखिए निष्कर्ष क्या आ रहा है कि एमिली जो है शिक्षा दर्शन का अभूतपूर्व एवं क्रांतिकारी ग्रंथ है। इसमें शिक्षा को प्राकृतिक, बाल केंद्रित और अनुभवात्मक बनाने पर बल दिया गया है। इसने आगे चलकर प्रगतिशील शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा और आधुनिक बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा की नींव रखी थी। तो इस कारण देखिए इनको आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। यानी देखिए रूसो के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने देख लिया। रूसो की 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नेचुरल एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन, इनकी पुस्तक एमिली, और इनकी पुस्तक एमिली में शिक्षा के जो 4 चरण बताए गए हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एकदम तक नहीं छूटेंगे और आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक। अब देखिए हम लोग रूसो की नकारात्मक शिक्षा जो है उसका अर्थ देखते हैं एकदम डिटेल में। तो नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन की अवधारणा, इसका मीनिंग। तो देखिए नकारात्मक शिक्षा का मतलब क्या होता है? नकारात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है कि बच्चे पर कृत्रिम नियम, उपदेश या ज्ञान नहीं थोपना चाहिए, बल्कि उसे प्रकृति और अनुभव से सीखने देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा का कार्य ज्ञान देना नहीं बल्कि उसको बुरे प्रभाव से बचाना है। तो रूसो क्या कहते थे? वो कहते थे कि बच्चे को बचपन में पुस्तकीय ज्ञान देने के बजाय उन्हें प्रकृति के वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। प्रकृति ही उनको सिखाएगी, प्रकृति ही उनको दंड देगी। इसके देखिए विशेषताएं क्या है इनकी इस नकारात्मक शिक्षा की। कि पहला क्या है, इन्होंने कहा कि उपदेश रहित शिक्षा, बच्चों को उपदेश नहीं देने चाहिए, उपदेशों से मुक्त रखना चाहिए।
उसके बाद देखिए कुप्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए, उसके ऊपर समाज का, परिवार का, या जो पीढ़ियां हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उनके प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा, जो प्रभाव हैं, कृत्रिम रीति रिवाज हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, इन सबसे बच्चे को दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अनुभव पर बल देने की बात कही उन्होंने, कहा बच्चा का स्वयं से अनुभव से सिखाना चाहिए, केवल किताब और शिक्षक के उपदेश से नहीं। फिर देखिए स्वतंत्रता की बात कही उन्होंने कि बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में उसकी रुचि और गति के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए, और फिर उसको प्रकृति के अनुसार विकसित होने का मौका देना चाहिए। उसकी अपनी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो उसको जो है नेचुरल तरीके से डेवलप करे। तो उदाहरण देखिए क्या है इसका, कि अगर बच्चा गर्म चीज को छूकर जल जाए तो यह अनुभव उसे किताबों से अधिक सिखा देगा कि गर्म चीज खतरनाक है। देखिए उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर किसी बच्चे को ये बताना है कि आग से जल सकते हैं या आग से हम जलते हैं, गर्म चीज से हमको नुकसान होता है, तो ये बताना उतना प्रभावी नहीं होगा। अगर बच्चा आग के पास जाएगा या किसी गर्म चीज को छुएगा तो जो अनुभव उसे होगा वो किताब में बताए गए चीज से ज़्यादा अनुभव, और बच्चा उस चीज़ को कभी भूलेगा नहीं। देखिए अगर बच्चा खेलते हुए गिरता है तो वह सावधानी का महत्व अनुभव से सीखता है। जैसे देखिए एक तरह से हो गया कि अगर आप किसी को तैरना सिखा रहे हैं तो आप तैरना सिखाने के लिए उसे कितना भी क्लास में खड़े होकर तौर तरीका बताएं कि ये हाथ ऐसे करना है, वो हाथ ऐसे करना है, ये पैर ऐसा करना है, तो भी वो अच्छे से नहीं सीखेगा जब तक कि उसको पानी में उतार कर और तब आप न बताएं, तब तक उसको तैरना नहीं आएगा। तो उसी तरीके की बात इन्होंने कही थी कि किसी चीज़ को सिखाने के लिए उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराना है। अब जैसे किसी को साइकिल चलाना सिखाना है तो साइकिल चलाने सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको साइकिल देनी पड़ेगी, उस पर बैठाना पड़ेगा और तब बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, ऐसे कंट्रोल करो। अगर खाली ऐसे ही बताएंगे या चित्र या वीडियो दिखाकर बताएंगे तो वो सीखना संभव नहीं। तो देखिए उद्देश्य क्या है इनका नेगेटिव एजुकेशन का, कि बच्चे को अनावश्यक उपदेश और कृत्रिम ज्ञान से बचाना, उसे स्वतंत्रता और अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं का संतुलित विकास करना, और भविष्य में आने वाली शिक्षा और अनुभवों के लिए बच्चे को तैयार करना। तो ये सारे क्या हैं इसके उद्देश्य हैं। देखिए इसकी भी आलोचना की जाती है। आलोचना कैसे की जाती है कि इसे देखिए कहा जाता है कि पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है। इसे केवल अनुभव पर निर्भर रहने से शिक्षा क्या है, अधूरी रह सकती है। ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ केवल अनुभवों पर छोड़ दिया जाएगा तो बच्चा बहुत कुछ नहीं सीख पाएगा और उसकी शिक्षा क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। क्योंकि बच्चे देखिए छोटे उम्र में क्या होते हैं, बहुत लापरवाह होते हैं, तो उनको पूरी तरह से अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा उनके ऊपर तो वो पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करेंगे। तो इस तरीके की वजह से इनकी आलोचना की गई। देखिए बच्चे को पूरी तरह से समाज और संस्कृति से अलग रखना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि बच्चा रहता उसी समाज और उसी संस्कृति में है, तो आप उसको कब तक दूर रखेंगे, दूर रखना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से इनकी जो बातें हैं इसकी आलोचना की गई। तो देखिए कंक्लूजन क्या रहा है इनके नेगेटिव एजुकेशन का, कि रूसो का जो नेगेटिव एजुकेशन है स्पष्ट करता है कि बचपन में शिक्षा का कार्य अधिक ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चे को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण देना है ताकि वह अनुभव और प्रकृति के माध्यम से स्वयं सीख सके। यही विचार देखिए आज की अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का आधार है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोग का आप रूसो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है और इसको आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग चैप्टर के रूप में दिया गया है, जिससे आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ें जो हैं अलग अलग चैप्टर के अनुसार हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब देखिए अगले जो हैं उनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी देखिए ये कौन से क्षेत्र में काम किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो जॉन डीवी का भी देखिए योगदान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और ये देखिए रूसो के काफ़ी बाद के शिक्षा दार्शनिक हैं जिनका जन्म देखिए 1859 ईस्वी में हुआ था और 1952 ईस्वी तक जीवित थे। ये देखिए अमेरिका की एक महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक विचारक थे, और रूसो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। देखिए इन्हें भी देखिए आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, जैसे उनको कहा जाता है उसी प्रकार इनको भी कहा जाता है। इन्होंने देखिए शिक्षा को केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और समाज के निर्माण का माध्यम बना। इन्होंने कहा कि शिक्षा देखिए केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि बच्चे को क्या करना है कि उसको समाज के योग्य बनाना है और उसका सर्वांगीण विकास करना है। देखिए इन्होंने शिक्षा और जीवन को अलग न करके यानी
सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है जीवन से अलग नहीं है, बल्कि शिक्षा ही खुद जीवन है, यानी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि एजुकेशन कुछ अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन ही है, हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है। इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, यानी हम जीवन भर कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का कोई एक उम्र या जो है कोई एक निश्चित पड़ाव नहीं होता है। तो इस तरीके की बात इन्होंने कही। इनकी शिक्षा के जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने भी देखिए क्या कहा कि अनुभव और सक्रिय शिक्षा की बात की, यानी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों और व्याख्यानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को अनुभवों एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि समस्या समाधान और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। देखिए इसी तरह की बात रूसो के द्वारा भी कही गई थी कि बच्चों को हर चीज़ केवल रटानी नहीं चाहिए, हर चीज़ केवल ज़बरदस्ती नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि उनके अनुभव, उनके जो है रुचि, उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार कराना चाहिए और उनको व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, समस्या समाधान करने वाला ज्ञान देना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि बच्चा अगर पौधे के जीवन चक्र को केवल याद न करे, बल्कि पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे। जैसे कि बच्चों को पौधे का जीवन चक्र पढ़ाना है कि पौधा कब कब कैसे कैसे बढ़ता है, इसमें क्या क्या चीज़ों का विकास होता है, कब पत्तियां आती हैं, कब डालियां बढ़ती हैं, कब जड़ें विकसित होती हैं। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए क्या करना कि बच्चे को खुद पौधा लगाने के लिए दिया जाए और कहा जाए कि बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहे उस पौधे को, तो वो इसको बेहतर तरीके से सीखेगा। देखिए इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का जो केंद्र है बच्चे की रुचि, क्षमता और अनुभव होने चाहिए। शिक्षक को इन्होंने भी मार्गदर्शक की भूमिका में माना और बच्चे को क्या कहा कि सीखने को प्रेरित करना चाहिए टीचर को मार्गदर्शक के रूप में। देखिए इसका उदाहरण क्या है कि अगर बच्चे को चित्रकला में रुचि है तो शिक्षक इस क्षेत्र में और अधिक सीखने का उसको अवसर, यानी जिस क्षेत्र में रुचि है तो उसको उसमें मौका दे, जिससे क्या होगा कि वो उसमें और भी बेहतर करेगा। देखिए अगला है, इन्होंने क्या कहा कि समस्या समाधान पद्धति की बात कही इन्होंने, यानी शिक्षा दर्शन में इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके माध्यम से सीखने को महत्व देना चाहिए। यानी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उस समस्याओं को सॉल्व कराना चाहिए और उसको कैसे करना है, उसको जीवन में दोबारा ऐसा ना हो उस तरीके का ज्ञान देना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो समस्या से कभी प्रभावित ना हो। देखिए यह दृष्टिकोण बच्चों में तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। देखिए बहुत से टीचर क्या होते हैं, बच्चों कहते हैं कि ये टफ है, इसको छोड़ दो, ये हार्ड प्रश्न है, इजी वाला तैयार कर लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए कि हर जो हार्ड चीज़ है उसको और कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में हर समय इजी आसान चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब कठिन चीज़ें आएंगी तो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाएगा और समस्या में फंस जाएगा। तो कठिन चीज़ों को तो और अच्छे तरीके से सीखना करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप उससे प्रभावित ना हो। देखिए जैसे उन्होंने कहा देखिए पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको देखिए कठिन विषय कौन से लगते हैं। ज़्यादातर देखिए स्टूडेंट गणित या विज्ञान में किसी समस्या को हल करने के लिए परेशान होते हैं, नहीं होता है सवाल को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए गणित या विज्ञान में किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे अपने अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ अपने से न, बहुत से टीचर आप देखेंगे कि सारे सम्स जो हैं खुद सॉल्व करा देते हैं, बच्चे को मौका। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं कि देखिए एक दो सवाल बताते हैं और फिर बच्चों को खुद से करने के लिए देते हैं। इससे देखिए क्या होता है, बच्चे का ही फायदा होता है। बच्चों को लगता है कि टीचर हमें सब सवाल नहीं बता रहे हैं, सब हमको ही करवा रहे हैं। तो ये आपको करवाने का मतलब है कि वो टीचर चाहता है कि आप उस चीज़ को अपने से करना सीख जाएं, तो भविष्य में आपको फिर उस तरीके की सवाल को सॉल्व करने में कोई समस्या ना। हाँ टीचर ऐसा नहीं है कि एकदम आपकी हेल्प ना करे, टीचर आपके बीच बीच में मार्गदर्शक के रूप में हेल्प करेंगे। इस तरीके की बात इन्होंने कही। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने सामाजिक शिक्षा की बात कही, सोशल एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो शिक्षा है वो देखिए समाज से अलग नहीं होना चाहिए, यानी समाज को जोड़ कर होना चाहिए। देखिए समाज और जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे को समूह कार्य, सहयोग के माध्यम से सामाजिक मूल्य और जिम्मेदारी भी सिखाई जानी चाहिए। यानी बच्चों को जो है सहयोग के साथ कैसे काम करना है, जीवन में कैसे कौन कौन से काम करने हैं, आपको कैसे जुड़ के करना है, क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों को बच्चे को सिखाना चाहिए। जिम्मेदारियां क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए।
देखिए उदाहरण के लिए स्कूल में समूह में खेल या परियोजना करवाना, यानी बच्चों को कोई खेल खिलवाना या कोई परियोजना देना और उसमें उनको जिम्मेदारी दे देना कि आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरा करना, आपकी जिम्मेदारी है इसको सही तरीके से कंप्लीट करना। तो बच्चा उसको जिम्मेदारी के रूप में लेगा और उसको करेगा, जिससे बाद में क्या होगा, बड़े होने पर वो गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। देखिए अगला क्या है, शिक्षा और जीवन का एकीकरण, यानी इन्होंने अगला काम क्या बताया इसका कि शिक्षा और जीवन दोनों को क्या करना है, एकीकृत करना है, अलग नहीं रखना है। देखिए शिक्षा केवल परीक्षा या डिग्री के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम ये डिग्री पा लें, हम ये सर्टिफिकेट पा लें, प्रमाण पत्र पा लें और हमारी शिक्षा पूरी हो जाए, नहीं, शिक्षा जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा होनी चाहिए कैसे, कि संपूर्ण जीवन तक चलने वाली, संपूर्ण जीवन में सीखने वाली होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को स्वतंत्र, जिम्मेदार और रचनात्मक नागरिक बनाना है। ठीक है, अब देखिए डीवी का योगदान। तो डीवी ने देखिए योगदान क्या दिया कि डीवी जी ने क्या किया कि प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन के रूप में अपना जो प्रचार प्रस्तुत किया। देखिए डीवी ने बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया। इससे शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवन उन्मुख हो गई। उसके बाद फिर देखिए इन्होंने शिक्षक की भूमिका के लिए क्या योगदान दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और प्रोत्साहक होना चाहिए, यानी केवल जानकारी न दे बल्कि बच्चों को मार्गदर्शन दे, उनकी सहायता करे और उनको प्रोत्साहन दे। शिक्षा में अनुभववाद की बात इन्होंने कही, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा को वास्तविक जीवन की समस्याओं और गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए। इन्होंने देखिए सकारात्मक सामाजिक बदलाव की बात कही। इन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सब चीज़ कहाँ से संभव होगा, बच्चे की क्लास से ही उसको सारी चीज़ों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से क्लास में बैठना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सिखाई जानी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को क्लासरूम से। अब देखिए डीवी जी का शिक्षा पर प्रभाव क्या क्या है, यानी शिक्षा दर्शन में इनका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहला क्या है कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धतियों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। भारत में भी आजकल जो प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है और बालक केंद्रित शिक्षण पद्धति जो है वो डीवी के विचारों से ही प्रेरित है। आप लोग देखे होंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो उसमें ज़्यादातर जोर किस पर दिया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन पे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस नीति को देखा होगा कि कहा गया है कि बच्चों के ऊपर किताबों का भार ज़्यादा न दिया जाए, उनके बस्तों का बोझ क्या किया जाए, कम किया जाए और उनको बेहतर तरीके से अनुभव के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। देखिए इसीलिए स्कूलों में देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, प्रयोग, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण डीवी की सोच का ही हिस्सा, यानी इन सारी चीज़ों को जो स्कूलों में कराया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को, ये किसकी सोच का है, परिणाम जॉन डीवी के। ठीक, देखिए अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है सारांश के रूप में कि डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन का हिस्सा है। दूसरा क्या आ रहा है कि बच्चों का अनुभव शिक्षा का आधार है। तीसरा सारांश क्या निकल के आ रहा है कि शिक्षक जो है मार्गदर्शक है, बच्चे सीखने वाले हैं और शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि समाजोपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ठीक, अब देखिए इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हम लोग इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए पहला इन्होंने सिद्धांत क्या दिया कि अनुभव आधारित शिक्षा। इसका विवरण क्या है कि शिक्षा केवल पुस्तकों और व्याख्यानों तक सीमित नहीं बल्कि अनुभवों से होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि बच्चा पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है, जीवन चक्र समझता है। यानी इनके जो सिद्धांत अभी हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या रिवाइज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही थी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही थी। तो इसमें देखिए शिक्षा का केंद्र इन्होंने बच्चे को बनाया और उसकी रुचि, क्षमता और अनुभव के अनुसार शिक्षा देने की बात कही। शिक्षक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। जैसे देखिए उदाहरण में क्या दिखा था हम लोगों ने कि चित्रकला में जो रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको अतिरिक्त सीखने का अवसर देना चाहिए। समस्या समाधान पद्धति की बात कही इन्होंने कहा कि शिक्षा में जो समस्याएं हैं उनके माध्यम से बच्चों को तर्क, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का विकास करना चाहिए। जैसे गणित या विज्ञान की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए सामाजिक शिक्षा
का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। समूह कार्य और सहयोग के माध्यम से सामाजिक मूल्य बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। स्कूल में खेल, प्रोजेक्ट या गतिविधियों को कराया जाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए इन्होंने शिक्षा और जीवन के एकीकरण की बात कही। इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा या डिग्री के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के माध्यम होनी चाहिए। और उदाहरण क्या है, इन्होंने बच्चे को क्या कहा, स्वतंत्र, जिम्मेदार और रचनात्मक नागरिक बनाने की बात कही। शिक्षक की भूमिका इन्होंने क्या कही, शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए। और बच्चों को गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चा के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। सकारात्मक सामाजिक बदलाव की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समानता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में समूह परियोजनाओं और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाजोपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सारी बातें किसने कही, जॉन डीवी ने। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जीन जैक्स रूसो और जॉन डीवी के शिक्षा संबंधित जो प्रमुख विचार हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो उनका शिक्षा दर्शन है, बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ अध्ययन किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट्स बना लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में इससे आने वाला जो भी प्रश्न हो छूटे ना और आपको बेहतर नंबर दिया जाए परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक देखा, अपने आप को इसके लिए बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।